व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप, और पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हु आर द सिटीजन्स, तो सिटीजनशिप ऑफ कम्युनिटी एंजॉय करते हैं सिटी, हु आर द सिटीजन्स अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सिटीजन्स किसी कम्युनिटी की फुल मेंबरशिप को एंजॉय करते हैं, ठीक है, फुल मेंबरशिप of the community in which they lives। मतलब आप किसी कम्युनिटी में रह रहे हो या फिर किसी स्टेट में रह रहे हो, ठीक है, तो वहां पे रहने के लिए आपको उसकी फुल मेंबरशिप है, आपको पूरे राइट्स हैं। मेंबरशिप का मतलब वहां पे जो कुछ भी लोग करेंगे वो आपको भी एक्सक्लूसिवली मिलेंगे, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिटीजन। अच्छा, जो लोग हैं ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनको तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है। बेसिकली लोग होते हैं, पहले तो होते हैं एक स्टेट के सिटीजन्स कहलाते हैं, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन होती है एलियन, ठीक, और इसी एलियन के दो पार्ट हो जाते हैं, तो ओवरऑल टोटल तीन हो जाते हैं, वैसे दो होंगे, ठीक है। एक होता है फ्रेंडली एलियन, और दूसरे होते हैं एनिमी एलियन। अच्छा, एलियन की जादू वाला एलियन नहीं है, जैसे जादू मतलब क्या था, वो बाहर के दुनिया से यहाँ पे इंडिया में आया था ना, या फिर कोई मिल गया, मूवी आप लोगों ने देखी होगी जादू, उसको कुछ राइट्स नहीं थे, है ना, तो उसी तरह सेम यहीं पे सीन होता है। सिटीजन्स जो यहाँ के नेटिव होते हैं, उनको जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है, फुल मेंबरशिप प्रोवाइडेड है, वो कहलाते हैं। एलियंस वो होते हैं जो बाहर के होते हैं, जैसे एलियन फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश के लोग या फिर पाकिस्तान के लोग, ओके, पाकिस्तान के लोग। अब देखो, पाकिस्तान के ही लोग हैं, ठीक है, वो हमारे इस समय क्या कहलाएंगे, वो फ्रेंडली एलियन कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन जब एनिमी एलियन कब हो जाएंगे, जब वी आर एट द वॉर, ठीक है, किसी भी कंट्री के साथ, जैसे इंडिया और सपोज करो पाकिस्तान की वार हो गई 1971 में, तो उस समय ये जो वहां के लोग थे वो एनिमी एलियन कहलाए, ठीक है। इंडिया जिस कंट्री से कंटिन्यूअस वार में रहती है या वार पे है, वार टाइम पे इंडिया का जो पार्लियामेंट डिक्लेयर करे, तो वो सारे जो लोग हैं वहां उस कंट्री के, वो सब एनिमी एलियन कहलाते हैं, ठीक है। फ्रेंडली एलियन ऑल अदर्स, ठीक है, जिनके साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप। सो सिटीजन्स और एलियंस को इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या क्या राइट्स है एक्सक्लूसिवली, वो क्या क्या है वो देखने की जरूरत है एक बार। सिटीजन्स और एलियंस, इन दोनों को कौन कौन से, इधर फ्रेंडली और एनिमी एलियन, बोथ को यहाँ पे देखना है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो सिटीजन्स को कौन कौन से एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइडेड है और एलियंस को कौन कौन से एक्सक्लूसिव राइट नहीं प्रोवाइडेड है, या फिर कौन से प्रोवाइडेड है। अच्छा, जो सिटीजन्स हैं, जो इंडिया के फुल मेंबरशिप जिनको मिली हुई है ना, उनको एक पहला राइट जो उनको प्रोवाइडेड है वो है, उनको कुछ एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड है, एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट, ठीक है। जबकि इनको कुछ एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट्स नहीं प्रोवाइडेड है, वो क्या क्या है वो देखते हैं, एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जबकि नेक्स्ट क्लास होगा तो और मोर क्लैरिटी इसमें मैं समझाऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने हमारे लोगों को दिए हुए हैं, ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो पहला फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो वो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है इंडियन सिटीजन्स को वो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, इसको एक्सक्लूसिवली नॉट अवेलेबल, ओके, नॉट अवेलेबल। एलियंस को जो एक्सक्लूसिवली फंडामेंटल राइट्स नहीं अवेलेबल है, बाकी सारे राइट्स अवेलेबल हैं, उनकी सिर्फ बात करेंगे। तो पहला जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि आपका सेक्स कौन सा है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। और उसी के बाद रेस, आप किस रेस से आते हो, फिर कास्ट, ओके, फिर रिलीजन। तो इन 5 चीजों पे, सेक्स, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, आर्टिकल 15 ये बोलता है कि आपके जितने भी एक्सक्लूसिव जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके सिटीजन्स को इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, मतलब इन बेसिस पे आपको नहीं डिस्क्रिमिनेशन दिया जाएगा, चाहे जो जाए। जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, उस रोड पे सिर्फ और सिर्फ
अ, आपको मना कर दिया जाए कि आप इस कास्ट के हो तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, या फिर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे है तो आप इंडिया के सिटीजन हो लेकिन आपको नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सिटीजन्स को जाने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सिटीजन्स को सारे राइट्स एक समान मिले, जबकि एलियंस को कोई फॉरेनर आए उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप इस जगह पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी का मामला हो सकता है। हम आप कुछ भी मतलब लगा सकते हैं, तो उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ओके, या फिर जैसे कोई टेम्पल है सपोज, ओके, तो टेम्पल में एंट्री जो है वुमेन और मेंस की अलाउड है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी टेम्पल्स और किसी भी पब्लिक प्लेस पे सब सिटीजन्स को अलाउड है, ठीक है। सेम टेम्पल, जैसे मान लो 8 टेम्पल्स में ऐसा भी रेस्ट्रिक्शन किया जा सकता है कि सिटीजन्स को तो अलाउ कर रहे हैं लेकिन जो एलियंस है उनको नहीं अलाउ कर रहे हैं। ऐसा मानना है कि वो दूसरे रिलीजन के हैं, ठीक है, और या फिर क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं, तो एलियंस को ये राइट्स नहीं दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 15 के अंतर्गत आएगा। नौ सेकंड जो एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, वो है आर्टिकल 16 के तहत। आर्टिकल 16 वो ये बोलता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जब बात आएगी, एम्प्लॉयमेंट की बात, जैसे कोई एसएससी यूपीएससी या ये सारी पोस्ट में इंस्पेक्टर या फिर क्या कहते हैं ग्रेड ए स्केल ग्रेड बी की स्किल के जब भी आएगी बात, तो जो हमारे जो सिटीजन्स हैं, मतलब कोई है रामलाल श्यामलाल कोई भी ए पर्सन बी पर्सन, वो अगर इंडिया का सिटीजन है तो उसको कोई भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, एक ही तराजू पे तोला जाएगा। जबकि अगर सेम अगर कोई एलियन है, बाहर का इंसान है, तो हो सकता है उसके एज पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि बाहर के लोग इतनी एज वाले लें, या फिर उसकी पैसे पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, इससे कमजोर वर्ग के लोग ही आए, है ना। इस टाइप से ये सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए सकते हैं, या फिर इस कंट्री के एलियन यानी पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ यूपीएससी में नहीं बैठ सकते, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, ठीक है। तो ये सारे राइट्स जो है ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ये सिटीजन्स को ही एक्सक्लूसिवली मिले हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो राइट है वो है आर्टिकल 19। ओके, आर्टिकल 19 में क्या है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको फ्रीडम दी गई है, बहुत सारी फ्रीडम्स दी गई है। पहला कि स्पीच देने की, कहीं पे भी आप लाइव माइक लेके कुछ पब्लिक स्पीच दे सकते हैं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हो, है ना, पब्लिक अवेयरनेस के लिए हो। ऐसे ही क्या है, पब्लिक स्पीच दे सकते हैं, एक्सप्रेशन दे सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन, धरना प्रदर्शन जैसे एसोसिएशन, ठीक है, मूवमेंट आंदोलन कोई भी, ठीक है, और रेसिडेंस। एंड लास्ट इज प्रोफेशन, कि आपके नागरिकों को खुली छूट है कि वो चाहे इंजीनियर बने चाहे एमबीए करें, ठीक है, इंजीनियर बने एमबीए करें, किसी की भी डिग्री ले सकते हैं इंडिया में आके। जबकि एलियंस को ये सारे राइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, ये सारे राइट्स जो है एक्सक्लूसिवली किसको अवेलेबल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइडेड है ओरिजिनली, किसको, हमारे इंडियन सिटीजन्स को, नॉट टू एलियंस। ओके, अच्छा, ऐसा बोल सकता है कि सिर्फ एलियन क्या है, डॉक्टरेट कर सकते हैं इंडिया में। ओके, सिर्फ डॉक्टर्स बन सकते हैं, या फिर इंजीनियर जो है इंजीनियर बन सकते हैं, एलियंस जो है वो इंजीनियर बन सकते हैं, ये 2 डिग्री ही ले सकते हैं। तो ये सारे राइट्स उनको एक्सक्लूसिवली तो मिल नहीं रहे हैं, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स किसको मिल रहे हैं, सिटीजन्स को। ओके, सिमिलरली आर्टिकल 29 और 30 ये सारे जो है ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। ये क्या बोलता है कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, तो कल्चरल का मतलब ये है यहाँ पे कि आप कोई भी कस्टम फॉलो कर रहे हैं, जैसे दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, उसमें पटाखे फोड़ने की इजाजत है, या फिर होली में रंग खेल रहे हैं ये इजाजत है, अपना फेस्टिवल प्रोपोगेट कर रहे हैं, आप यहाँ के सिटीजन से आपको पूरी सारी इजाजत है, आप कल्चर मतलब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, टेम्पल्स में एंट्री आपको अलाउड है, ये सारी चीजें, ठीक है। सिमिलरली एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। लेकिन अभी आपको जैसे कि हमारे बच्चों को, इंडिया के बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर प्रोवाइड होनी चाहिए, तो ये सारे राइट्स किसको मिलेंगे, सिटीजन्स को मिलेंगे, जो इंडिया के सिटीजन्स है, नॉट टू एलियंस। एलियंस अगर बोले कि हम लोगों के बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, वो कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाए, क्या है कि ये राइट सर आप लोग सिर्फ सिटीजन्स को दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं दे रहे, तो वो चीजें नहीं अवेलेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो इस बेसिस पे कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उसकी पैरवी नहीं करेगा। ओके, अच्छा, उसके अलावा और कौन कौन से राइट्स जो सिटीजन्स को अवेलेबल है, वो है राइट टू वोट,
राइट टू वोट। जब लोकसभा और क्या कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है तो क्या होता है, राइट टू वोट किसको मिलता है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलता है, ठीक है, सिटीजन्स को ही तो मिलता है ये राइट्स। अच्छा अगर मान लीजिए इंडियन सिटीजन्स की बजाय यूएस के सिटीजन्स को दे दिया जाए तो वो क्या करेंगे, अपनी गवर्नमेंट लाना चाहेंगे यहाँ पे। रशिया वाले पाकिस्तान को दे दिया जाए तो फिर वो देशद्रोही लोगों को वोट कर देंगे, है ना। तो दैट इज वाई ये सारे जो राइट्स हैं वो हमारे इंडियन सिटीजन्स को मिलेंगे। ओके। अच्छा सिमिलरली राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। अच्छा राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ये भी हमारे सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट सिटीजन्स को अवेलेबल है। उसी तरह राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, सारे नहीं लेकिन सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस। अच्छा कंटेस्ट इलेक्शन जैसे मान लीजिए अगर किसी बाहर के नागरिक ने यूएस का सिटीजन है या फिर पाकिस्तान का सिटीजन है, वो इंडिया में किसी तरह इलेक्शन लड़ा और किसी स्टेट का सीएम बन गया, तो वो क्या करेगा, वो एंटी नेशनल पॉलिसी भी तो चला सकता है। दैट इज वाई उन एलियंस को हमारे यहाँ ये सारे राइट्स नहीं अवेलेबल है, चाहे वो फ्रेंडली हो चाहे वो एनिमी हो, ठीक है। अच्छा पब्लिक ऑफिसेस मतलब जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज इतना बड़ी पोस्ट होती है, ये इतना बड़ा पब्लिक ऑफिस किसी एलियन इंस्टीट्यूशंस को दे दिया जाए तो ये ऐसा भी तो हो सकता है वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए या फिर हमारे नेशन के फ्रूटफुल ना हो वो चीज, वो अपने नेशन को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे जजमेंट दे रहा हो या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हो। दैट इज वाई ये सारे राइट्स जो हैं वो एलियंस को नहीं अवेलेबल है। अच्छा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन रखा है, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है ये समझते हैं। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि आप जिस नेशन में रह रहे हो उसकी एक सिंगल सिटीजनशिप होगी, सिंगल सिटीजन होगी, ठीक है। आप उस देश के नागरिक हो तो ये सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, जबकि जैसे इंडिया में ये सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है यूएसए और स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यूएसए और स्विट्जरलैंड में क्या है, डबल सिटीजनशिप का प्रोविजन, डबल सिटीजनशिप। अच्छा ये समझते हैं क्या है डबल सिटीजनशिप का मतलब, ये हुआ कि आपके वहां पे जो एक नेशन होगा उसमें जो नागरिक होंगे तो उनकी जो सिटीजनशिप होगी वो नेशन वाइज भी होगी और उनके जो रिस्पेक्टिव स्टेट होंगे उस वाइज भी होगी। जैसे फ्लोरिडा वहां का एक स्टेट है, तो कोई फ्लोरिडा का निवासी है तो उसको फ्लोरिडा की भी सिटीजनशिप मिलेगी और यूएसए की भी मिलेगी, तो दो तरह से सिटीजनशिप मिलेंगी उसको। जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में आप जैसे यूपी का कोई नागरिक है या फिर बिहार का है, किसी एक स्टेट का है ना, और सिमिलरली इंडिया का, तो इंडिया और यूपी और बिहार इन सबकी सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, कोई स्टेट की अलग से सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अच्छा ऐसा करने का रीजन क्या है, ऐसा करने का रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे नेशनल इंटीग्रिटी बनी रहे, लोग में भाईचारा ब्रदरहुड की भावना रहे, है ना, फ्रेटर्निटी डेवलप करना, जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा है फ्रेटर्निटी वर्ड, ओके। वो इसको इंडिकेट करता है कि भाईचारा बना रहे, तो इसके लिए हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन रखा गया। सो अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और कहां कहां पे ये है सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप से डील करता है और इसमें टोटल आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11, आर्टिकल नंबर 11 तक। अच्छा इन आर्टिकल्स का जो एकमात्र जो बढ़िया फीचर है वो ध्यान देने वाली है, इन आर्टिकल्स में ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये कि ये परमानेंट नेचर में नहीं है, ओके, मतलब ऐसा कोई स्टैटिक चीज नहीं लिखी गई है कि इसमें कि ये चीज फॉलो अप होनी ही होनी है, मस्ट है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो सकती है। सेकेंड थिंग क्या बोलता है, सो बी पॉइंट जो होगा वो होगा इलेबोरेट प्रोविजंस। क्या आर्टिकल 1 से लेके 11 तक जो हमारे सिटीजनशिप्स प्रोवाइड करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो वो क्या इलेबोरेट प्रोविजंस हैं या नहीं,
तो आंसर इसका होगा कि नो। इसमें क्लियर कट नहीं मेंशन है, कुछ क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, और काफी डेप्थ में और डिटेल में ये प्रोविजंस नहीं एक्सप्लेन किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे ये परमानेंट इन नेचर भी नहीं है, नो, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? वो इसलिए किया गया क्योंकि ऐसा सपोज करा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कि जो सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस हैं वो डायनेमिक होते हैं, ठीक है। और क्या है कि जो नागरिक होते हैं किसी भी कंट्री के, वो इधर से वो इधर मूव करते रहते हैं, तो सेम उनकी जो सिटीजनशिप है ना वो भी डायनेमिक हो जाएगी। कि कल की डेट में कोई रहना चाहे एक स्टेट में, कोई ना रहना चाहे, है ना, किसी की सिटीजनशिप रहना चाहे या ना रहना चाहे। अच्छा, थर्ड आर्टिकल नंबर 1 से लेके 11 तक, सी अगर और बात की जाए, थर्ड फीचर की बात की जाए, आर्टिकल नंबर 1 से 11 तक, इसमें कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि कौन हमारे जो सिटीजन कैसे एक्वायर करेंगे, कोई भी नई सिटीजनशिप कैसे ली जाए, हाउ टू एक्वायर अ सिटीजनशिप। मतलब कोई फॉरेन कंट्री का आदमी है, वो सिटीजनशिप लेना चाहे तो वो कैसे ले, ठीक है, या फिर उसकी सिटीजनशिप का लॉस कैसे, दोनों बातें, ठीक है। ये हमारे इसमें प्रोविजन नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिया है, नो, दिस प्रोविजन इज नॉट प्रोवाइडेड एनीवेयर इन द आर्टिकल 1 और आर्टिकल 5 to 11। दिस इज नॉट प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 5 to 11, ओके। अच्छा, ये क्या चीज प्रोवाइड करता है और क्या चीज डिफाइन किया गया आर्टिकल 5 से 11 तक? तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक ये नेचर ऑफ सिटीजनशिप डिफाइन करता है, या फिर सिटीजनशिप की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, ये आइडेंटिफाई करता है। मतलब कि कौन भारत का नागरिक होगा या नहीं, हु, मतलब हु शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट, आइडेंटिफाई द पर्सन, ओके। एंड सेकंड थिंग, ये दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो जो बताता है, जो इसका एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स में अगर देखा जाए तो, कि सेकंड थिंग ये बताता है कि कौन है सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाने की, कि पार्लियामेंट के पास पावर है फर्दर, ये बस इस डेफिनेशन को लेके, आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। इस तथ्य को लेके पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि कौन हमारा सिटीजनशिप सिटीजन बन सकता है, कौन सिटीजनशिप ले सकता है या नहीं ले सकता, या किसकी सिटीजनशिप का लॉस होगा या नहीं होगा, तो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, इस आर्टिकल से पता पड़ता है। सो इसी के चलते जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने सिटीजनशिप एक्ट इनैक्ट किया। देखो, पार्लियामेंट को पावर कहां से मिली, आर्टिकल 5 से लेके 11 से, ठीक है। तो इसी के चलते पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट लिया, बनाया सिटीजनशिप एक्ट। ये पहला सिटीजनशिप एक्ट बना था 1955 में, ओके। सो उसके बाद बट ऑब्वियस है कि ये सिटीजनशिप एक्ट जो होगा ये अमेंड होगा, है ना। तो पहला जो अमेंडमेंट हुआ है वो 1986 में, ओके। सेकंड अमेंडमेंट हुआ है 1992 में, थर्ड अमेंडमेंट हुआ है 2003 में, एंड फोर्थ अमेंडमेंट इज 2005 में, एंड द लास्ट अमेंडमेंट इज डन इन 2016 लास्ट, ठीक है। तो ये इसके अमेंडमेंट टोटल कितने हुए, ए बी सी डी ई, ये सारे अमेंडमेंट एक्ट हैं, चेंजेस आए हैं इन सारे एक्ट में। लेकिन बेसिक फीचर्स क्या है, कहां से उठेगा, डिराइव होगा, ये सिटीजनशिप एक्ट जो पहला बना था, ठीक है। अब सारे हम लोग प्रोविजन पढ़ते हैं, और 2016 में कौन कौन से सिटीजनशिप थे ये सारे हम लोग को देखने हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग थ्रू सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो हम लोगों को पहले देखना है कि आर्टिकल 5 से लेके 11 इनकी डेफिनेशंस क्या है, कौन कौन से इंडियन सिटीजन्स होंगे, हु, ना, जो आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई, ये सारे आर्टिकल्स एक एक करके हम लोगों को देखते हैं। सो फर्स्ट हम लोग ये चीज देखते हैं, ओके। सो पहले पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंस कब हुआ था, कमेंसमेंट उसका कब हुआ था। अगर बात की जाए कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कमेंसमेंट कब हुआ था, तो ये डेट पता है सबको, 26 जैन 1950, ओके। मतलब कमेंसमेंट का मतलब है प्रारंभ। सो ये बोलता है कि जो आर्टिकल 5 की बात की जाए, आर्टिकल 5 पर, ओके, तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि पर्सन कौन सिटीजन होगा,
विल बी और वुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इस चीज को डिफाइन करता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन? इंडिया का नागरिक हुआ। तो आर्टिकल 5 के तहत पहली कंडीशन ये होती है कि वो डोमिसाइल हो इंडिया का। डोमिसाइल मतलब निवासी हो। ओके, अच्छा। और सेकंड ऑप्शन में तीन कंडीशन में अगर कोई भी एक फुलफिल हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक, ईदर ऑफ, तो वो भी इंडिया का निवासी, तो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, पहली कि वो ही, मतलब ही बॉर्न इन इंडिया। ओके, या तो वो खुद पैदा हुआ हो। सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी या तो उसकी मम्मी या तो फिर उसके फादर, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, भला ही वो कहीं और पैदा हुआ हो। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दूंगा कि वो पैदा हुआ हो नॉर्वे में और उसके मम्मी पापा यहाँ के पैदाइश हो। ठीक है, और थर्ड जो है वो ये बोलता है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो 5 साल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्डिनरी रेसिडेंट बिफोर डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये 26 जनवरी 1950। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, या तो देखो पहली उसमें कंडीशन क्या बोली आर्टिकल 5 में कि वो डोमिसाइल मतलब यहाँ का निवासी होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है जिसमें से इनमें से तीन में से कोई एक ऑप्शन सही हो, या तो वो खुद पैदा हुआ हो। ठीक है, अच्छा। सेकंड आर्टिकल है वो है आर्टिकल 6। ओके, तो अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब पहले इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था। ठीक है, और इंडिपेंडेंस के टाइम क्या हुआ था कि इंडिया अलग था और बांग्लादेश और पाकिस्तान एक था। ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक ही, एंड ईस्ट पाकिस्तान वाज कॉल्ड एज बांग्लादेश। ओके, बाद में हम लोगों ने लिबरेट किया। तो क्या था कि कुछ हिंदूज वहां पे थे, कुछ मुस्लिम्स वहां पे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया में रहना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। ओके, दो दे आर नॉट नेटिव ऑफ दैट प्लेस। ओके, तो जैसे इलाहाबाद का कोई बंदा था वो जाना चाहता था पाकिस्तान में। ठीक है, लखनऊ का कोई बंदा था वो पाकिस्तान जाना चाहता था, वैसे ही कराची का कोई बंदा था वो इंडिया आना चाहता था। तो उन सब चीजों को से रिलेटेड है वो है आर्टिकल 6। ओके, ये पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बात करें, ये बोलेगा कि जो कोई भी पाकिस्तान से इंडिया आए पर्सन, एनी पर्सन, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनकी बात करेगा ये। ओके, अच्छा। क्या था? डेट थी जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 1948, है ना। अगर जो लोग इस डेट में बिफोर आए हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब इस डेट से पहले जुलाई 1948 और 19 जुलाई 1948, ओके, इस डेट से पहले आए हैं, तो उनमें से अगर या तो वो जो भी इंसान वो खुद आया वो सिटीजन ऑफ इंडिया रहा हो, है ना, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, कोई भी एक, मम्मी पापा, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, है ना, और एनी ग्रैंड पेरेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड पेरेंट्स जो कि मतलब इंडिया में पैदा हुए हों और अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहा है, मतलब पाकिस्तान में भी रहे होंगे तब भी उनको नागरिकता दे दी गई। सिंपल सी बात है यार, अगर एग्जांपल लिया जाए तो कोई पाकिस्तानी नागरिक था, 1948 से पहले पैदा हुआ था, वहीं पे पैदा हुआ कराची में भी, तब भी उसको नागरिकता मिलेगी, क्यों? क्योंकि वो अनडिवाइडेड इंडिया था। ठीक है, तो अनडिवाइडेड इंडिया था, तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी लोग इंडिया में आए उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। ओके, अच्छा। फिर उसके बाद है ऑन और आफ्टर, इस डेट को जो लोग और इसके बाद जो लोग आए उनके बारे में बोलते हैं। सो वो ये बोलता है कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस रजिस्ट्रेशन के लिए उनको 6 मंथ इंडिया में पहले रहा होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए वो लोग अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे थे 1951 में, ओके, तो उनको 1951 से पहले 6 महीने इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। या कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इस डेट से 6 मंथ पहले। ओके, तो ये होना चाहिए। अच्छा, आर्टिकल 7 क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 7।
वो ये बोलता है कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस मिला था उसको, तो 1 मार्च, यहाँ पे डेट ध्यान देने वाली है, 1947 के बाद कोई भी, जैसे सपोज मान लीजिए इस समय माइग्रेशन बहुत हो रहा था क्योंकि सबको पता पड़ गया था पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन होने ही वाला है, ठीक है। तो 15 अगस्त तक ये डेट नहीं आई है, जैसे इस डेट के अकॉर्डिंग चला जाए तो दिस इज अप्रोक्सीमेट 3 मंथ prior to that, ओके। तो उस डेट के बाद क्या होता है कि कुछ लोग इंडिया से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इंडिया से कुछ पीपल जैसे A% वो पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे, ओके, इस डेट के बाद, आफ्टर, ठीक है। फिर इस डेट के बाद जब पाकिस्तान में रहे कुछ सपोज है ना, तो वो उन लोगों को पसंद नहीं आया, तो वो फिर दोबारा रिटर्न कर गए, ओके, इंडिया रिटर्न कर गया। कुछ लोगों को पाकिस्तान बिल्कुल नहीं पसंद आया होगा, तो बहुत से लोग रिटर्न भी कर रहे थे, ठीक है। तो इस केस में उनको भी सिटीजनशिप दी गई कि वो भी भारत के नागरिक होंगे, लेकिन उनको क्या करना था, रजिस्ट्रेशन कराना था। इस प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना था, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक बाइंडिंग कंडीशन थी कि उनको 6 मंथ, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 6 मंथ यहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना पड़ेगा, इंडिया का रेजिडेंट रहना पड़ेगा, ओके। ये इस चीज से डील करता है। अच्छा, आर्टिकल 8 जो है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 8 वो ओवरसीज सिटीजन्स के बारे में डील करता है, जो उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे, उनके बारे में। ओवरसीज मतलब अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब कि जैसे कि अपार्ट फ्रॉम इंडियन टेरिटरीज, ओके, इंडियन कॉन्टिनेंट, जैसे चाइना में थे कुछ लोग रशिया में थे, कुछ लोग अमेरिका में थे, कुछ ब्रिटेन में थे, उनकी बात करता है। वो लोग सिटीजन कब कहलाएंगे, ओके, इनको डिफाइन करता है। तो ये बोलता है कि जब अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पार्टीशन 1947 से पहले की बात कर, सो अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम पे कोई भी इंसान, उसके जैसे A% है, ठीक है, उसकी ग्रैंड पेरेंट कोई भी मेल फीमेल मतलब लाइन से, यानी मतलब आपके मदर लाइन और फादर लाइन से कोई भी, अगर आपका अनडिवाइडेड इंडिया में A% का कोई भी पर्सन का इंडिया का कभी वो नागरिक रहा है ना, वो अनडिवाइडेड इंडिया में कभी भी बॉर्न हुए हैं, मतलब कोई जैसे A% है, उसके पापा 1837 में पास हुए, ग्रैंड पेरेंट 1837 में पैदा हुए होंगे, बाकी सारी पुश्तें उनकी लंदन में रह रही होंगी, उनकी और लंदन में रह रही होंगी। ए की ग्रांड चेन में मतलब बोली जाए तो बी था, बी से पहले सी, तो सी की बात हो रही है, सी, फिर सी का बेटा बी, बी का बेटा ए। तो जो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, सी तो 1837 में अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ ही है कभी ना कभी, ठीक है, और इसके पास वो इंडियन है ही है, लेकिन भले ही ए इंडियन की नागरिक हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो इस केस में क्या होगा कि वो जो A% है वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है, उसको बकायदा वहां पे डिप्लोमेटिक ऑफिस जाना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक ऑफिस, ठीक है, जहां वहां का जो भी डिप्लोमेटिक का ऑफिस होगा वहां पे इसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए। अच्छा, उसके बाद 3 और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। आर्टिकल पहला बोलता है, आर्टिकल नंबर 9, ओके, आर्टिकल 9 बोलता है कि कोई भी इंडिया का आदमी है सिटीजन, ठीक है, अगर वो किसी और कंट्री की वॉलेंटरी सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, किसी और कंट्री की अपनी इच्छा से सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, ओके, वॉलेंटरीली सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, तो उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ओके। वॉलेंटरी सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। मतलब जैसे कि आप ब्रिटेन का कोई नागरिकता ले लेता है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 10 और आर्टिकल नंबर 11, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, आर्टिकल नंबर 10 और 11 दोनों पार्लियामेंट को पावर देते हैं, पहली बात तो, ओके। अच्छा, आर्टिकल नंबर 10 जो बोलता है कि कोई भी सिटीजन इंडिया का जो है, जिसको नागरिकता मिली है सिटीजनशिप, ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो उसकी सिटीजनशिप शुड कंटिन्यू और नॉट, उस पर क्वेश्चन रेज करने का कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं, इस चीज को लेके
इसके पास पूरी पावर है कि वो एक लॉ बना सके, ठीक, आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू की जाए या नहीं की जाए, ठीक है। जब तक पार्लियामेंट अगर ये ऐसा लॉ नहीं लाती है तो आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यूड रहेगी, ठीक है। पार्लियामेंट की पावर है कि वो आपकी सिटीजनशिप को अप्रोच कर सके, ओके। अच्छा, आर्टिकल नंबर 11 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट को के पास पावर है, दोनों आर्टिकल में पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है, लेकिन आर्टिकल नंबर 11 के तहत पार्लियामेंट के पास जो पावर होगी वो कि किसी और नागरिक को जो इंडिया का सिटीजन नहीं है पहले से, उसको एक्विजिशन ऑफ सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप के लिए, ओके। सेकंड होता है कि पार्लियामेंट कैसे टर्मिनेट करे उस सिटीजनशिप को, ठीक है। और अदर मैटर्स, जितने भी अदर मैटर्स होंगे, ये सारे डिस्प्यूट्स कैसे देखे जाए, क्या उसमें बॉडी बनाई जाए, तो ये सारी पावर किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास। सो नाउ हम लोग को अब देखना है एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाए, ओके। और इसके लिए मैंने बताया था कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया था वो सिटीजनशिप एक्ट बनाया था 1955 में, ओके। ये अमेंड होता रहा धीरे धीरे, लेकिन उसको हम लोग मेजर अमेंडमेंट्स को देखेंगे, बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ऐसे। जिसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसके प्रोविजंस क्या क्या है वो है। तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड जो ये एक्ट बोलता है वो ये है कि हमारी जो सिटीजनशिप है वो कितने तरीके से एक्वायर की जा सकती है, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप कितने तरीके से ली जा सकती है। पहला है बाई बर्थ, बाई बर्थ। दूसरा है बाई डिसेंट, बाई डिसेंट। थर्ड इज बाय रजिस्ट्रेशन, and the fourth is by naturalization. And the fifth and the last is by acquisition of any new territory. ओके, सो ये पांचों जो है एक एक करके हम लोग को देखने हैं, ओके। ए बी सी डी ई। सो पहला है बाई बर्थ, ओके। ये क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन जो 26 जैन 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में बॉर्न किया है, ठीक है। कोई भी पर्सन इन इसके बीच में बॉर्न किया है ए पर्सन, ठीक है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, वो इंडिया भारत का नागरिक हुआ, ठीक है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पेरेंट्स, ओके, या हर पेरेंट्स, ए के अगर कोई पेरेंट बी है और सी है, सपोज ए इंडिया में बॉर्न किया, ठीक है, और बी जो है इसका फादर है और सी इसकी मदर है, तो ये दोनों किसी बाहर की कंट्री, ठीक है। बी सपोज पाकिस्तान का है एंड सी इज सपोज फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो जो ये पर्सन है उसको बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि कोई भी पर्सन 1 जुलाई वो बाई बर्थ इंडियन सिटीजन होगा, ठीक है। तो 1 जुलाई से लेके आपका 3 दिसंबर 2004 तक, ध्यान दीजिएगा ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट तक 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक उनमें से कोई एक पर्सन जो बॉर्न इंडिया में हो उसका कोई एक पेरेंट या तो बी हो या तो सी हो, मतलब या तो उसकी मम्मी या उसका फादर, कोई एक पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी एक नागरिकता होनी चाहिए, तभी वो इंडियन सिटीजनशिप बाई बर्थ उसको मिलेगी, ओके, बाई बर्थ, ठीक है, ध्यान दीजिए।
और इसी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब देखिएगा कि 3 दिसंबर 2004 में वो क्या इसने क्या इसमें प्रोविजन किए कि कोई भी इंडिया का सिटीजन बाई बर्थ तब होगा जब उसके बोथ पेरेंट, या तो मतलब बोथ पेरेंट, ओके, या फिर देखिएगा ईदर ऑफ वन ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, इज इंडियन सिटीजन, बट जो नेक्स्ट पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट ना हो, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि उस केस में क्या हो रहा था कि लोग बाहर से आ रहे थे तो वो इंडियन सिटीजन से शादी कर ले रहे थे, बच्चा हो रहा था तो उसको नागरिकता मिल जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, भले ही आप शादी कर लें तब भी नहीं मिलेगी। दिस इज द केस, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि बाई बर्थ सिटीजनशिप किस किस को नहीं मिलेगी। पहला, चिल्ड्रन जो कि फॉरेन डिप्लोमेट के हैं, मान लीजिए यूएस का कोई बंदा है, डिप्लोमेट एम्बेसडर है, पाकिस्तान के हैं जैसे, तो वो क्या इंडिया में आके रहते हैं तो उनके बच्चे हो गए यहाँ पे, है ना, तो उनको बाई बर्थ सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। देखिए, पहला, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स को बाई बर्थ सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, और नो टू इसको एनिमी एलियन नेशन के एनिमी एलियंस को, ठीक है। एनिमी एलियंस मैंने बताया था जिससे एट द टाइम ऑफ वॉर, जिससे इंडिया वॉर के टाइम पे, ठीक है, एनिमी एलियंस को नहीं मिलेगी बाई बर्थ सिटीजनशिप। अच्छा, फिर इसमें एलियन क्या उनको बाई बर्थ सिटीजनशिप मिल सकती है जो फ्रेंडली एलियन हो, फ्रेंडली एलियन, यस, ओके, ये चीज ध्यान। नो, सेकंड होता है बाई डिसेंट, ओके, बाई डिसेंट। बाई डिसेंट का मतलब वंशज, आपके वंशज ये है, आप ये है ना, तो बाई डिसेंट का सीधे सी बात है कि फादर लाइन से होगा कोई ना कोई रिलेशन, फादर लाइन से। तो ये बोलता है कि 26 जन जब डेट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रारंभ हुआ था 1950 से लेके, एक डेट दी गई 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक, कि वो बाई डिसेंट मतलब वंशज के आधार पर वो भारत का नागरिक होगा, कि जब तक उनमें से कोई फादर सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, ये मस्ट कंडीशन। उसको बाई डिसेंट कंडीशन तक मिली, भले ही उसकी मदर कहीं और की हो, लेकिन फादर अगर उसका सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उसको बाई डिसेंट सिटीजनशिप मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद 10 दिसंबर से लेके, ध्यान दीजिएगा, 10 दिसंबर 1992 से क्या किया गया, 3 दिसंबर 2004 तक चेंजेस लाए गए। उसमें ये बोला गया कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ध्यान दीजिएगा, फादर वाला क्लॉज हटा दिया गया, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, हिज और हर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब उसका जन्म हो रहा होगा तब उस समय तक उसके मम्मी पापा सिटीजन ऑफ इंडिया रहे होंगे, तभी उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। अच्छा, 3 दिसंबर 2004 के बाद थोड़े ये जो रूल्स थे, नॉर्म्स थे, थोड़े स्ट्रिक्ट किए गए। वो इसलिए कि क्या हो रहा था, कई लोग बाई डिसेंट सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दे रहे थे, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, तो 3 दिसंबर 2004 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एक, है ना, जब भी किसी चाइल्ड की बर्थ होगी तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो भी जब उसकी बर्थ होगी उसके फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा किसी भी इंडियन कॉन्सुलेट पे। और फिर इस समय ये बोलना पड़ेगा कि आपका जो चाइल्ड है वो किसी मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं वो लिख के देंगे इंडियन कॉन्सुलेट को कि आपके चाइल्ड ने किसी और कंट्री का पासपोर्ट तो नहीं ले रखा है, ठीक। नेक्स्ट तरीके से जो एक्विजिशन होता है इंडियन सिटीजनशिप का वो है बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसे कि कोई भी पर्सन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से मैरी कर लेता है, कोई भी बाहर का पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया से मैरिज हो जाती है उसकी, तब आपको उस केस में नागरिकता मिल जाएगी। एंड ऐसे कुछ कुछ उसमें क्लॉज हैं, जैसे कि आपको उस समय तक ऑर्डिनरी सिटीजन 7 ईयर तक रहना पड़ेगा, ठीक है, इंडिया में। जो बाहर से आएगा बंदा उसको शादी करने के बाद 7 साल तक रहना पड़ेगा, तब उसको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल जाएगी। और कोई भी जो इंडियन ओरिजिन हो, ठीक है, इंडियन ओरिजिन हो, जैसे इंडियन ओरिजिन का मतलब कि उसके फादर का भी इंडियन ओरिजिन हो, फिर वो वेस्ट इंडीज चले गए हो, उसकी बर्थ वेस्ट इंडीज में हो, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन करानी है, तो उसको क्या है, पहले 7 साल तक
इंडिया में रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर उसका सिटीजनशिप ऑफ इंडिया गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसको दे या ना दे। सो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, कई सारे इसमें क्लॉज है, दैट इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट और दैट इज नॉट वेरी मच नीडेड टू रीड इन डिटेल। तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इलीगल पर्सन होंगे, इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, उनको बाय रजिस्ट्रेशन, इलीगल माइग्रेंट्स को बाय रजिस्ट्रेशन आपको वो सिटीजनशिप नहीं दी गई है, ठीक है। 1955 के जो एक्ट में, सिटीजनशिप के एक्ट में इलीगल, अच्छा फोर्थ बाय नेचुरलाइजेशन की बात करता है। ये इसमें बोला गया है कि कोई भी फॉरेनर इंडियन सिटीजनशिप कैसे ले, फॉरेनर को इंडियन सिटीजनशिप लेनी हो, इंडियन सिटीजनशिप वो कैसे ले, ओके, इसके बारे में बताता है, ठीक है। सो इसमें कई सारे प्रोविजंस हैं। पहला है कि एडिक्वेट नॉलेज ऑफ 8th शेड्यूल, जैसे एक पॉइंट बता रहा हूँ, 8th शेड्यूल में उसको एडिक्वेट नॉलेज हो, जैसे उड़िया, बंगाली या इन सब लैंग्वेजेस को जान रहा हो, ठीक है। फिर गुड कैरेक्टर होना चाहिए उसका। अच्छा, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि उसको इंडिया में इतने साल तक रिसाइड करना चाहिए, सोसाइटी किसी कंपनी बॉडी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तभी। लेकिन बाय नेचुरलाइजेशन में हमारी गवर्नमेंट को एक छूट है, एक वो इसमें बोलता है कि कोई भी बंदा जो साइंस, आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, और पीस, वर्ड पीस, ह्यूमन प्रोग्रेस, फिलॉसफी, ये जितने भी प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में इंडियन गवर्नमेंट को खुलेआम छूट दी गई है कि आप ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा सकते हैं। गुड कैरेक्टर, 8th शेड्यूल की लैंग्वेज, ये सारे करेक्टर्स, ये सारी कंडीशंस हटा सकते हैं और उस पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हैं। उनको काफी मतलब इसमें छूट दी गई। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो पांचवा है, वो हम लोग को देख रहे हैं क्या कि बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी, ई पॉइंट है पांचवा, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ, ओके। क्या होगा इसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई सिटी को या किसी कोई टेरिटरी को एक्वायर कर ले, ठीक है, या फिर एडमिट कर ले, तो जो उस जगह के, जो उस प्लेस के जो सिटीजन्स होंगे, उस प्लेस के जो रेजिडेंट होंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फुल अथॉरिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, नोटिफाई करेगी और वो सारे जो रेजिडेंट है उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये है प्रोसेस, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देना चाहें तो वो कि जो पौंडीचेरी था वो इंडिया का पार्ट बना। पौंडीचेरी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पौंडीचेरी कैसे है ना, पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट पड़ा, तो फिर सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 में इशू हुआ। पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 में पौंडीचेरी ऑर्डर बना, इशू हुआ, तो उसमें सिटीजनशिप एक्ट के तहत, ये सिटीजनशिप के एक्ट के अंदर ही नोटिस दी गई, ठीक है, इसी लास्ट पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो फिर उससे ये हुआ कि जो ये पौंडीचेरी के जो रेजिडेंट थे उनको सिटीजनशिप मिल गई इंडिया की। सो नेक्स्ट देखते हैं कि पार्लियामेंट के पास हम लोगों ने देखा लॉस एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होता है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, तो फर्स्ट होता है कि रिनंशिएशन, ये होता है रिनंशिएशन, ठीक है। रिनंशिएशन का मतलब कि किसी ने, किसी कोई एक पर्सन है, ए पर्सन, उसने इंडिया की सिटीजनशिप वॉलंटरी दे दी, वॉलंटरी गिव अप उसने दे दी, ठीक है, या फिर किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो इस कारण पे रिनंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या है, टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन के केस में क्या बोलता है कि कोई भी सिटीजन अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ले और वो वॉलंटरी नहीं छोड़े उस इंडिया की सिटीजन को, तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप सस्पेंड हो जाती है, क्योंकि आप इंडिया में रह के इंडिया की सिटीजनशिप और किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एट अ टाइम टू सिटीजनशिप नहीं ले सकते, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का यही प्रोविजन है। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंडिया की किसी और कंट्री से वार हो जाए,
तो इंडिया का नागरिक क्या है करे, इंडिया की सिटीजनशिप रखना चाह रहा है लेकिन वो किसी और, जैसे रशिया की सिटीजनशिप ले ले, ठीक है, उसको लगता है कि यहाँ पे सेफ हाउस नहीं है ना, तो एट द टाइम ऑफ वॉर तो ये टर्मिनेशन वाला प्रोविजन नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है अपने नेशंस को, अपने सिटीजन्स को डिफेंड नहीं कर पा रही है, तो उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट नहीं करेगी। ओके, सो ये प्रोविजन वॉर की क्लॉज में, मतलब इंडिया जब भी वॉर में होगा, किसी लड़ाई या युद्ध में होगा, तब ये टर्मिनेशन वाला क्लॉज और सिटीजनशिप नहीं काम करेगा। एंड द थर्ड वन इज डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन क्या बोलता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ ला दे जिससे आपकी सिटीजनशिप का लॉस हो जाए। ओके, किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन का लॉ ला दे, या फिर कोई आप अनलॉफुल एक्ट करो, है ना, कोई आप मिस इन्फॉर्मेशन दो सिटीजनशिप एक्वायर करते टाइम, ठीक है, तो इन सब केसेस में क्या होगा, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो आपको डिप्राइव कर दे सिटीजनशिप का लॉस होने में। सो थैंक यू क्लास।